स्टडी अड्डा की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास में 1901 से 1950 तक की जो घटनाएं घटी हैं उनका कालक्रम या डेट लाइन या टाइम या सन के बारे में। कई बच्चों ने मुझसे मैसेज करके ये बात कही कि एक वीडियो ऐसी बना दीजिए जिसमें इतिहास के सारे सन याद हो जाए या सनों को याद किया जा सका है। और कई सारे हिस्ट्री के बच्चों ने मुझसे ये भी बात कही कि इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सन याद करने में आती है। तो एक बार इस वीडियो को देखते हैं क्या हेल्प करती है आपकी। तो इतिहास में सन याद करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है वो 1905 से 1947 तक का है। दो इसमें भी दो डिवाइडेशन होते हैं। सन 1905 से 1919 को जो कहते हैं वो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण कहते हैं। द्वितीय चरण कहते हैं 1905 से 1929 को, और जो 1919 से 1947 का है वो तृतीय चरण कहलाता है। तो अगर द्वितीय चरण की बात की जाए तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है 1905 में बंगाल विभाजन के साथ में। इससे पहले 1904 में भारत में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, जिसको हम लोग इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कहते हैं। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1904 में। अब जो आगे बात करने जा रहे हैं उसमें हम लोग सारी लिंक जोड़ते हुए याद करेंगे। तो सबसे पहले 1905 से स्टार्ट करते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ऐसा हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया था। उसके पीछे उसका दिमाग ये था क्योंकि बंगाल में हिंदू और मुस्लिम की जो एकता थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत अधिक थी। तो बंगाल को विभाजित कर देने से उस एकता में खलल पड़ा। सांप्रदायिक द्वेष उत्पन्न करने की सोच से उसने बंगाल का विभाजन किया था। 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावित हुआ। और यहीं पे दूसरी देखने वाली बात यह है क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था 16 अगस्त सन 1905 को, इसीलिए 16 अगस्त 1905 को शोक दिवस मनाया गया था। कांग्रेस ने मनाया था इसको, कांग्रेस द्वारा शोक दिवस आयोजित किया गया था 16 अगस्त 1905 को। दूसरी चीज़ यहाँ पर 1905 में देखने वाली ये है कि 1905 में ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। उसके बाद में 1905 के बंगाल विभाजन के बाद में जब हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिक द्वेष उत्पन्न हो गया तो 1906 में आगा खां के साथ में कुछ और नेतृत्वकर्ता मुस्लिम जो थे वो वायसराय जो थे उस समय के लॉर्ड मिंटो, उनसे जाके मिले और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था की मांग की। और वहीं पर कुछ समय बाद में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में की गई थी। और 1906 में ही कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था। इस कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ही कांग्रेस के जो उग्रवादी नेता थे उनमें जो प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इन सभी को हम लोग कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के रूप में जानते हैं या इनको उग्रवादी नेता भी कहते हैं। तो वहाँ पर कोलकाता अधिवेशन में 1906 में कुछ बहस हो गई थी गरम दल और नरम दल में। इसलिए 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत का, क्योंकि 1906 में कुछ विवाद उत्पन्न हुआ इसलिए 1907 का जो सूरत अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, गरम दल और नरम दल में, उदारवादी और उग्रवादी में। जो गरम दल था उसको उग्रवादी कहा गया और उग्रवाद के उदय का जो श्रेय है वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। लाल, बाल और पाल, तीन जो थे वो उग्रवादी थे, बाकी उदारवादी थे, उदारवादी और उग्रवादी, गरम दल और नरम दल। कब हुआ? 1907 में। 1908 में कोई भी ऐसा नहीं हुआ या ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ जो हम लोगों की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता हो। लेकिन 1909 में मार्ले मिंटो
अधिनियम जो आया, उस मार्लेमेंटो अधिनियम में ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन जो मंडल था उसकी मांग को स्वीकार कर लिया गया था, जो 1909 में मार्लेमेंटो सुधार आया था। और 1909 में ही ये दोनों चीज़ें याद रखने वाली हैं कि कांग्रेसों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को किस अधिनियम में स्वीकार किया गया, 1909 के मार्लेमेंटो अधिनियम, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम भी कहते हैं मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम को। और दूसरी चीज़ जो 1909 के बारे में याद रखने वाली है वो ये है कि एक पुस्तक लिखी गई थी हिंद स्वराज, जो कि महात्मा गांधी ने लिखी थी। उस समय महात्मा गांधी भारत में नहीं थे, उस समय महात्मा गांधी भारत से बाहर थे, दक्षिण अफ्रीका में अपने आंदोलन चला रहे थे, और उस समय उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। चलिए आगे बात करते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हो गया था, सांप्रदायिक रोष भी उत्पन्न हो चुका था हिंदू और मुस्लिमों में, और उसके बाद में कांग्रेस का विभाजन भी हो गया। कांग्रेस के विभाजन के बाद में अब पार्लियामेंट सुधार भी आ गया। उसके बाद में 1911 में एक दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार। उस दिल्ली दरबार में कई सारी चीज़ें स्वीकार की गई थी। उन कई सारी चीज़ें स्वीकार करने में एक बंगाल विभाजन को रद्द करना भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, और 1911 में ही वहीं पर राजधानी परिवर्तन का जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ था। राजधानी को कलकत्ते से दिल्ली परिवर्तित करने का प्रस्ताव पारित हुआ था 1911 में। तो 1911 में राजधानी को कलकत्ते से दिल्ली परिवर्तित करने का प्रस्ताव तो पारित हुआ था, परंतु एक शहर से दूसरे शहर तुरंत राजधानी नहीं बन पाई। उसमें एक साल का समय लग गया। 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। ये जो बीच का एक साल का समय लगा, ये दिल्ली में जो सचिवालय, सांसद भवन, राष्ट्रपति भवन, ये सारी चीज़ें बनने में ये सारा जो टाइम एक साल का लगा वो यहाँ पर इस चीज़ में लगा। और उसके बाद में 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई। फिर 1913 में जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ था वो तो ये हुआ था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, और वो प्रथम नोबेल पुरस्कार था, भारत का ही नहीं एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार था साहित्य में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात आई है तो यहाँ पर एक दो चीज़ें जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनका लिखा हुआ राष्ट्रगान 2 देशों में चलता है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, उसके भी जो रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, और जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ही लिखा गया है। और 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस लीग के अध्यक्ष, कांग्रेस लीग नहीं, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने थे। 1914 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे, और उन्होंने 1915 में भारत आए थे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर महात्मा गांधी ने वापस आने के बाद में ब्रिटिशर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी प्रथम विश्व युद्ध में। यहाँ तक कि महात्मा गांधी घर घर जाकर लोगों से कहते थे कि आप अपने परिवार वालों को सेना में भेजिए, ब्रिटिशर्स सेना में भेजिए, ताकि जो ब्रिटिश है वो प्रथम विश्व युद्ध जीत सके। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने महात्मा गांधी से कहा था कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध जीतते हैं तो हम आपके साथ में नरमी बरतेंगे और आप देश को आज़ाद कर देंगे। इस तरीके के कुछ बातचीत महात्मा गांधी की हुई थी, और इस मदद के कारण ही ब्रिटिश ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी, कैसर ए हिंद की उपाधि। और उनके इसी काम की वजह से भारतीय लोगों ने महात्मा गांधी को अंग्रेजों का सार्जेंट कहना शुरू कर दिया था, कि सार्जेंट जो घर घर जाकर लोगों को सेना में भर्ती करा रहे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं सन 1916 की।
1916 में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ था वो ये हुआ था कि 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने पूना में महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना की थी, और एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, दोनों लोगों ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में करी थी और एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। दूसरा 1916 में जो हुआ था उसमें कांग्रेस लीग का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ था। इसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं क्योंकि ये लखनऊ में हुआ था संपन्न। और मुस्लिम की जो मांग थी पृथक निर्वाचक मंडल की, उस मांग को कांग्रेस ने अपने इसी अधिवेशन में स्वीकार किया था, जो कांग्रेस की भविष्य में चलकर एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। अब 1916 के बाद में अब बात करते हैं 1917 की। 1917 में जो महात्मा गांधी, क्योंकि 15 में भारत आए थे और 1 डेढ़ 2 साल उन्होंने भारत का भ्रमण किया, और 1917 में उन्होंने अपना चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 1917 में किया था। दूसरी चीज़ यहाँ पर 1909 के मार्लियामेंटो सुधार में एक बात कही गई थी कि हर आने वाले 10 साल में जांच के लिए एक आयोग बनेगा या एक अधिनियम पारित होगा। तो उसलिए 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की अवधारणा आई थी। उसके बाद में 1918 में ऐसा कोई खास नहीं हुआ। उसके बाद में बात होती है अब 1919 की। 1919 में जो सबसे पहला काम हुआ था वो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इस रॉलेट एक्ट में ये था कि अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिशर जिसको भी चाहे कभी भी कहीं भी कैसे भी जेल डाल सकते थे बिना मुकदमा चलाए। इस रॉलेट एक्ट की वजह से पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ। सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जो कि पंजाब के काफ़ी लोकप्रिय नेता थे, काफ़ी फेमस नेता थे, नेतृत्व करता थे, उन दोनों लोगों को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। और इस गिरफ्तारी के ही विरोध में लोग जलियांवाला बाग में एक सभा कर रहे थे। उस सभा पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी, कई सारे लोग मारे गए। तो ये जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, इसके बाद में ही डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। और जो वायसराय की कार्यकारिणी सभा होती है उसमें से डॉक्टर जो शंकर नायर थे उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था। अब यहाँ पे एक चीज़ याद करने का जो तरीका है वो ऐसे है कि सन 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ, जिसकी वजह से पंजाब में मार्शल लॉ लगा। मार्शल लॉ के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में लोग सभा कर रहे थे, उन सभाओं पर गोली चला दी गई। उस गोली की जांच करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अपना एक हंटर आयोग बनाया, हंटर कमीशन बनाया। उस हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसमें डॉक्टर जो जनरल जो डायर था उसको कोई भी गलती उसकी नहीं दिखाई गई थी। उसकी जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी जांच समिति बनाई थी। तो इस तरीके से लिंक टू लिंक याद करेंगे तो आराम से याद होगा। और 1919 में ही फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आ गया था, जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण समाप्त हो जाता है 1919 पे। अब 1920 से शुरू होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, 1919 से 1947 तक चलेगा। तो अब इसमें ऐसे देखते हैं कि 1920 में सबसे पहले असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। जो खिलाफत आंदोलन का कारण था वह यह था कि प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन तुर्की पर जो अत्याचार किया था, तो उस अत्याचार में जो मुस्लिमों को, एक वर्ग को गहरा आघात पहुंचाया, उस गहरे आघात के विरोध में एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था सन 1919 में, और इसी के तहत खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था।
और कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए और साथ साथ असहयोग आंदोलन चलाने के लिए गांधी जी को मना लिया। तो नवंबर 1919 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साथ साथ दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों के अध्यक्ष गांधी जी थे। आगे अब बात करते हैं सन 1922 की। असहयोग आंदोलन चल ही रहा था और असहयोग आंदोलन के दौरान ही जो महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। और इसी आंदोलन के चलने के समय में ही बीच में 5 फरवरी सन 1922 में इस आंदोलन ने एक ऐसा मोड़ लिया जो भारतीय इतिहास में काफ़ी विवादित है। ऐसा हुआ कि गोरखपुर में एक चौरी चौरा स्थान है जहाँ पर कुछ आंदोलनकारी भीड़ ने एक पुलिस थाने को बंद करके आग लगा दी थी, जिसमें 21 सिपाहियों के साथ एक थानेदार भी जलकर जिंदा जला दिया था 22 लोगों को। तो उस घटना से महात्मा गांधी काफ़ी आहत हो गए और उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और आंदोलन खत्म वापस लेते ही 1922 में गांधी जी को 6 वर्ष की कैद की सजा दे दी गई थी इस घटना की वजह से। आगे बात करते हैं 1923 में। 1923 में मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास, जिनको हम लोग CR दास कहते हैं, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इलाहाबाद में। और 1923 में ही इंडियन पार्टी की भी स्थापना की गई थी। 1924 में कांग्रेस का बेलगांव सम्मेलन हुआ था और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की भी स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद, इन तीनों लोगों ने मिलकर सन 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी कानपुर में 1924। और 1925 में इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के जो लखनऊ और सहारनपुर का भाग है वहाँ पर काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन पर डकैती डाल के सरकारी खजाने को लूट लिया था। इस घटना को हम लोग काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट आया था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं 1928 की। ये जो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी थी, 3 लोगों ने बनाई थी, सचिन सान्याल, राजेंद्र चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल। अब 1928 में इसी में भगत सिंह भी शामिल हो गए और इसको ही नाम बदलकर इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया। 1928 में ही साइमन कमीशन भारत आया। 1928 में। उसी के विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय के सर पे लाठी लगी और लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। ये 2 काम 1928 में हुए थे जो इम्पोर्टेंट है। अब जो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन के बहिष्कार करने पर जो लॉर्ड बर्कन हेड ने भारतीयों को एक चुनौती दी, जिसमें उसने कहा था कि भारतीय संविधान नहीं बना सकते, भारतीयों में इतना ज्ञान, इतना नॉलेज, इतना दूरदर्शिता नहीं है कि वो एक संविधान का निर्माण कर सके। तो उसी लॉर्ड बर्कन हेड को चुनौती देने के लिए जो नेता थे पंडित मोतीलाल नेहरू, उन्होंने एक संविधान निर्माण की योजना का प्रस्ताव पारित किया था सन 1928 में। और 11 मई 1928 में ही एक 7 सदस्यीय समिति स्थापित हुई और 28 अगस्त को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की 1928 में ही, जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। उस नेहरू रिपोर्ट में जो संविधान था वो बनाना या जिस तरीके से उसमें आर्टिकल्स थे, वो एक संविधान की जो चुनौती दी थी वर्कन हेड ने, उसको एक्सेप्ट करते हुए उसके आंसर में नेहरू रिपोर्ट दी थी। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में स्वराज पार्टी ने ही की थी।
1923 में स्वराज पार्टी ने की थी पूर्ण स्वराज की मांग, और 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई। और आगे अगर हम बात करें तो 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी महात्मा गांधी ने शुरू किया था, और 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1932 में तृतीय हुआ, प्रथम हुआ 30 में, द्वितीय हुआ 31 में, और तृतीय हुआ 32 में। प्रथम जब हुआ तब सविनय अवज्ञा आंदोलन था। जब द्वितीय हुआ 1931 में तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ तब उसी साल में 1932 में ही पूना समझौता हुआ। पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ये हरिजनों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग को लेकर हुआ था। आगे बात करते हैं 1935 की। तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। आज का जो हमारा वर्तमान संविधान है ये काफ़ी हद तक आभार है 1935 के भारत सरकार अधिनियम का। काफ़ी अधिक से अधिक चीज़ें उसमें 1935 के भारत सरकार अधिनियम की ही हैं। आगे बात करते हैं 1936 में किंग जॉर्ज फिफ्थ की डेथ हो गई थी। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1929 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के फिर से अध्यक्ष बने थे, जिसमें महात्मा गांधी ने अपने एक कैंडिडेट को खड़ा किया था। उसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में खड़ा किया था, जो कि हार गए थे। और पट्टाभी सीतारमैया को की हार को महात्मा गांधी ने अपनी हार बताते हुए काफ़ी विरोध भी किया था, जिस कारण से सुभाष चंद्र बोस ने आने वाले समय में कुछ समय में कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था। और फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी 1929 में, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद में। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग देश, मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग की थी। आगे 1941 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ते से जर्मनी भाग गए थे हिटलर से मिलने के लिए। और 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो या भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। उसी में एक नारा दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सेना बनाई थी। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए इन चीज़ों को जल्दी से ख़त्म करते हैं, बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे। 1947 में इंडिया को स्वतंत्र कर दिया गया। इंडिया अपना फ्रीडम 1947 में मिला। उसके बाद में 1948 में, जैसा सभी जानते हैं, महात्मा गांधी को गोली मार दी गई थी। और 1948 में ही मोहम्मद अली जिन्ना की भी डेथ हो गई थी। 1950 में इंडिया का खुद का संविधान या अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने लागू किया 1950 में। और 1950 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। दो सन यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता दे रहा हूँ कि सन 1950 के बाद में 1951 में हम लोगों ने पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की थी। पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान्स स्टार्टेड इन इंडिया 1951 एंड 1952 इंडिया में फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हुए थे। 1952 में प्रथम आम चुनाव जो हम लोगों ने कराए थे इंडिया में हुए थे वो 1952 में हुए थे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं और अगर आप सन के प्रॉपर नोट्स बनाते हैं एक बार भी और उनको 2 से 3 बार पढ़ते हैं, तो उम्मीद है कि आगे कभी भी आपको सन याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। और अपने आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सन 1801 से सन 1900 तक की सारे सन देखेंगे। उसमें मुझे टाइम की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जितनी देर भी टाइम लगेगा मैं पूरा टाइम दूंगा। थैंक यू।